अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हमने माइक्रोबियल ट्रीटमेंट ऑफ हैवी मेटल्स एंड रेडियोन्यूक्लाइड्स के बारे में पढ़ना है कि क्योंकि हमें पता है कि जो हैवी मेटल्स और रेडियोन्यूक्लाइड्स हैं इनको हम आम प्रोसेस से इनको डिग्रेड नहीं कर सकते, इनका ट्रीटमेंट इतना इजी नहीं होता। ठीक है, ना ही ऐसा होता है कि दूसरे पोल्यूटेंट्स की तरह बैक्टीरिया या कोई भी जो माइक्रोब्स होते हैं वो इनको इजीली ट्रीट कर सकें, इनको इजीली डिग्रेड कर सकें। ठीक है, तो इनके लिए थोड़े से अलग तरीका हमें देखना पड़ता है इनके ट्रीटमेंट के लिए। तो चलें देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हैवी मेटल्स क्या होते हैं। हैवी मेटल्स कोई भी ऐसे मेटालिक केमिकल एलिमेंट्स होते हैं जिनकी एक तो डेंसिटी ज़्यादा होती है, दूसरी बात ये कि बहुत थोड़ी सी कंसनट्रेशन के अंदर भी ये टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, यानी कि हैवी मेटल्स वो मेटल्स हैं, वो एलिमेंट्स हैं जो कि बिल्कुल थोड़ी सी कंसनट्रेशन के अंदर भी, थोड़ी सी अमाउंट के अंदर भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। इसमें हम एग्जांपल पढ़ लेते हैं मरकरी की, कैडमियम की, क्रोमियम की, जिंक की, लेड वगैरह की। बहुत सारे हैवी मेटल्स हैं और इन सब के जो हैं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स होते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर। इसके अलावा जो है हेल्थ इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसके बहुत सारे इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात ये कि इसके अंदर और रेडियो न्यूक्लाइड्स की बात की, वो भी हमें पता है कि वो भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं और इनको जो है इजीली डिग्रेड नहीं किया जा सकता है, इसलिए इनके लिए हमने थोड़े से स्पेशल तरीके पढ़ने हैं। तो वैसे तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी टॉपिक है अगर इसको डिटेल में किया जाए, लेकिन हम इसको कोशिश करेंगे कि इसको जो रेलिवेंट चीज़ें हैं सिर्फ इसके अंदर वो देखें, मेन चीज़ें इसके अंदर देखें, ताकि इसको हम एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इसको हम कवर कर सकें और बहुत ज़्यादा इसको लेंथी नहीं करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रोसेसेस को हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो चीज़ हमने माइक्रोबियल ट्रीटमेंट इसमें देखना है। माइक्रोबियल ट्रीटमेंट यानी कि माइक्रोब्स इसमें यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि हम बात करें ये बायोरेमेडिएशन के अंदर, ठीक है, जिसमें माइक्रोब्स का यूज़ होना चाहिए। तो इसमें 3 हम प्रोसेसेस देखते हैं। एक है बायोसॉर्प्शन, बायोलीचिंग और बायो ट्रांसफॉर्मेशन। इन तीनों को हम वन बाय वन डिटेल में स्टडी करते हैं कि किस तरह से प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं बायोसॉर्प्शन। बायोसॉर्प्शन क्या होता है? बायोसॉर्प्शन क्या होता है? बायोसॉर्प्शन किसी भी बायोलॉजिकल मटेरियल की, बायोलॉजिकल मटेरियल मतलब किसी भी माइक्रोब की एबिलिटी कि वो हैवी मेटल को एक्यूमुलेट कर ले। ठीक है, वो हैवी मेटल को ले लेता है, ख़ुद अपटेक कर लेता है। ठीक है, किसी भी जगह से कोई भी जो वेस्ट वाटर है, कोई भी जो वेस्ट मतलब चीज़ है जहाँ पर हैवी मेटल्स प्रेजेंट है, वहाँ पर ये बायोलॉजिकल मटेरियल्स उसको एक्यूमुलेट कर लेते हैं। ठीक है, और उस जगह को हैवी मेटल से साफ़ कर देते हैं। तो इस तरीक़ों को हम कहते हैं बायोसॉर्प्शन। बायोसॉर्प्शन के अंदर जो भी हमने कहा मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं, बायोलॉजिकल मटेरियल्स कौन कौन से हो सकते हैं? एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ वगैरह इसके अंदर यूज़ होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर होता क्या है, ये किस तरह से इनको यूज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है, हमें पता है सेल वॉल के अंदर काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं। ठीक है, जैसे एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया वगैरह, इनकी सेल वॉल के अंदर केमिकल्स होते हैं। कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो हैवी मेटल्स को अपने साथ क्या कर लेते हैं, बाइंड कर लेते हैं और वहाँ से फिर वो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 2 स्टेप्स आते हैं मेन। पहला स्टेप में क्या होता है कि मेटल आयन एड्जॉर्ब हो जाता है सेल सरफेस से। ठीक है, ये कोई भी सेल है, कोई बैक्टीरियल सेल है, चलें लगा लें, और इसकी जो सेल वॉल है हमें पता है इसके अंदर कुछ फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है। ठीक है, अगर तो उसके जो अपोजिट वाला जो होगा हैवी मेटल का जो आयन होगा उसके साथ आके लग जाएगा। ठीक है, और ये पहले पहले जो स्टेप है उसके अंदर क्या होगा, सिंपली यहाँ पर आके समझें कि वो लग गया है। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या है कि ये एड्जॉर्ब हो जाएगा उसकी सरफेस से, उसके फंक्शनल ग्रुप के साथ कोई भी मेटल जो है वो अटैच हो जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि अब ये क्या करेगा, अब ये सेल वॉल को पेनिट्रेट कर लेगा और अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये 2 स्टेप्स में बायोसॉर्प्शन होती है। अच्छा, अब हम देखते हैं, हमने जो मटेरियल्स की बात की उसमें से एक दो देख लेते हैं कि क्या होते हैं ये एलजीएस बायोसॉर्बेंट्स। बायोसॉर्बेंट्स क्या हैं कि जो मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा, एलजी को बायोसॉर्बेंट्स के तौर पर क्यों यूज़ किया जाता है? एक तो इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इनकी बाइंडिंग एफिनिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये ईजीली जो है वो उनको रिमूव करवा सकते हैं हैवी मेटल्स को, और इनकी अपटेक कैपेसिटीज़ भी ज़्यादा होती है और ये ईजीली अवेलेबल भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फंजाई। फंजाई के अंदर भी जो है मेटल बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ इनकी बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है इसमें काइटिन, ग्लूकान्स वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, लिपिड्स, पॉलीसेकेराइड्स, पिगमेंट्स वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। उसके अलावा 90% इसमें पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। ठीक है,
तो हम ये कहते हैं कि इसके अंदर जो है कौन सी मेन चीज़ हम देख लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स कौन से हैं जो मेटल बाइंडिंग के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो मेटल बाइंडिंग के अंदर हेल्प कर रहे हैं। वो हैं कार्बोक्सिल, फॉस्फेट, प्रोटीन्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग लिगेंड्स और काइटिन। मतलब ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स चूँकि इसकी सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट है, तो ये क्या करेंगे, हैवी मेटल्स को अपने साथ बाइंड कर लेंगे और इजीली हम उसको वहाँ से रिमूव करवा सकते हैं। नेक्स्ट है बैक्टीरिया एज बायोसॉर्बेंट्स। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो भी एक इफेक्टिव चीज़ है हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है, पहले एब्जॉर्ब होंगे फिर उसके बाद पेनिट्रेट करेंगे। तो इसके अंदर बहुत सारे जो हैं वो एनायनिक फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, एंड नहीं आएगा यहाँ पे, इट कंटेन्स मैनी एनायनिक फंक्शनल ग्रुप्स जिनकी वजह से जो है वो हैवी मेटल्स के साथ बाइंड कर जाते हैं, जिस तरह के पेप्टिडोग्लाइकन है, फॉस्फोलिपिड्स और लिपोपोलिसेक्राइड्स हैं। अच्छा, उसके बाद ये सारा था हमारा बायोसॉर्प्शन का प्रोसेस, जिसमें हमने क्या देख लिया, इसकी डेफिनेशन देख ली, बायोसॉर्बेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चाहें तो पहले हम ये वाले पॉइंट्स लिख सकते हैं कि एलजी, फंजाई और बैक्टीरिया एज बायोसॉर्बेंट्स। उसके बाद हम इसके अंदर स्टेप्स लिख सकते हैं कि किस तरह से इन 2 स्टेप्स के अंदर जो है वो बायोसॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर हम इसके एडवांटेजेस, इसके फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें करने लगे तो ये बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा, इसलिए हम इसको इतना ही रखते हैं। और अब हम नेक्स्ट अपने उस पर चलते हैं। नेक्स्ट है बायोलीचिंग। बायोलीचिंग में क्या होता है कि इससे जो ओर्स हैं उनसे मेटल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं बायोलीचिंग के प्रोसेस से, ठीक है। यानी कि हम वैल्यूएबल मेटल्स को लो ग्रेड ओर्स से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लो ग्रेड ओर्स जहाँ पे बहुत कम हैवी मेटल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वहाँ से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम वो देखते हैं किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके अंदर जाहिर सी बात है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करेंगे। कौन कौन से हम इसमें देखते हैं कि कॉमनली जो है ज़्यादातर कौन से यूज़ हो रहे हैं, थायोबैसिलस थायोक्सीडेंट्स और थायोबैसिलस फेरोक्सीडेंट्स, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा जो है वो ये यूज़ होते हैं। और किस तरह से होती है बायोलीचिंग, इसमें होता क्या है कि ज़्यादातर ये जो है ना, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, थायोबैसिलस थायोक्सीडेंट्स और थायोबैसिलस फेरोक्सीडेंट्स, ये प्रेजेंट होते हैं लीचिंग डंप पे, ठीक है। अब 2 इसमें मैकेनिज्म होते हैं, या तो डायरेक्ट बैक्टीरियल लीचिंग होती है या फिर इनडायरेक्ट बैक्टीरियल लीचिंग होती है। डायरेक्ट बैक्टीरियल लीचिंग में क्या है, सिंपली जो ओर है और बैक्टीरिया है उसका आपस में फिजिकल कांटेक्ट होता है, ठीक है। ये ओर है, ये बैक्टीरिया आया है, ठीक है, और बैक्टीरिया ने यहाँ से सिंपली क्या करना है, डायरेक्टली इंजाइमेटिक अटैक करना है और यहाँ से जो भी अपना काम है वो कर लेना है, ठीक है। सेकंड के अंदर क्या होता है, इनडायरेक्ट बैक्टीरियल लीचिंग होती है। इसमें जो माइक्रोब है बैक्टीरिया, उसने डायरेक्टली जाके उसके साथ अटैच नहीं होना। इसमें क्या करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने समझ लें कि अपने आगे कोई वर्कर रख लिया, ठीक है। इसने क्या किया, इसने एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को प्रोड्यूस किया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम क्या कहेंगे, लीचिंग एजेंट, ठीक है। इसने अपना एक वर्कर भेजा किसके पास, ओर्स के पास, और वो फिर बाद में वहाँ से जाके मेटल्स के साथ रिएक्ट कर लेगा और उनको ओर से एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट बैक्टीरियल लीचिंग, ठीक है। डायरेक्ट के अंदर वो खुद काम करेगा और इनडायरेक्ट के अंदर उसने आगे अपना काम किसी और को दे दिया, उसने एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोड्यूस किया और उसने जो है आगे जाके फिर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब बायोलीचिंग के ये तो हमने देख लिया ना कि 2 तरीके से हो सकती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कमर्शियल मेथड्स कौन से यूज़ हो रहे हैं बायोलीचिंग के। इसमें हम 3 मेथड्स पढ़ते हैं, स्लोप लीचिंग, हीप लीचिंग और इन सिटू लीचिंग। बहुत इजी है, चलें स्टार्ट करते हैं। स्लोप लीचिंग क्या होती है, स्लोप हमें पता है, स्लोप किसको कहते हैं, इस तरह की जो चीज़ होती है वो क्या होती है, वो स्लोप है, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहले और जो है उसको पहले तो छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने उसको लार्ज लीचिंग डैम्प में उसको डैम्प कर देना है। मतलब समझ लें कि इस तरह से ये और को हमने इस तरह स्लोप सी बना ली है, ठीक है। और अब क्या है कि अब हमने क्या करना है, जो थायोबैसिलस जो हमने बैक्टीरियाज की बात की थी, इसका इनोकुलम, अब ये जो थायोबैसिलस है ना, समझ ले कि हमने कोई बीकर लिया, ठीक है, उसके अंदर हमने पानी डाला, पानी डाल के उसमें हमने ये थायोबैसिलस डाल दिए। अब ये हमने क्या करना है, अब इस इनोकुलम को हमने क्या करना है, हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है, इस ओर के ऊपर हमने इस पर स्प्रिंकल कर देना है, छिड़का देना है ये पानी, ठीक है। अब ये पानी जब इसके अंदर से गुजरेगा तो क्या होगा कि इसके अंदर से ये जो थायोबैसिलस हैं, ये जो मेटल्स हैं उसके साथ बाइंड करते जाएंगे, ठीक है। और फिर हम ये जो पानी है ये नीचे बॉटम पे यहाँ पर समझ लें, यहाँ पर ये कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर से क्या है कि इसके अंदर से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, जो मेटल्स आ गई थी अब ये और के अंदर से, ठीक है। और हमने क्या करना है, वाटर को जो है हम रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हीप लीचिंग। हीप लीचिंग भी सेम टू सेम स्लोप लीचिंग की तरह, बस इसके अंदर हमने बड़े से ढेर की तरह इसके अंदर क्या थी, स्लोप थी, ठीक है। इसके अंदर हमने एक
ढेर की तरह उसको हमने और को रख दे मतलब अरेंज कर देना है, और ऊपर से उसी तरह से हमने क्या करना है, स्प्रिंकल करना है पानी को बैक्टीरिया वाले, और नीचे से हमने कलेक्ट कर लेना है, और उसको वाटर को हम रिसाइकिल कर लेंगे, और उसमें से जो मेटल्स हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, स्लो ब्लीचिंग नहीं, सॉरी लीचिंग है यहाँ पर, इसको करेक्ट कर लें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है इन सिटू लीचिंग। इन सिटू लीचिंग के अंदर क्या है, इन सिटू कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो उसके अपनी नेचुरल जगह पर हो रही है। ठीक है, इन सिटू लीचिंग के अंदर क्या होगा कि जो असल में जहाँ पर और प्रेजेंट थी उधर ही ये काम होगा। ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, जो रॉक है, अब जाहिर सी बात है एक रॉक वैसे प्रेजेंट है। ठीक है, ये ऐसे करके एक रॉक प्रेजेंट है, ऊपर आप कोई भी पानी फेंके वो ऊपर से ऐसे गुजर के चला जाएगा, कुछ भी हमें यहाँ से नहीं मिलेगा। तो इसकी परमिएबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए क्या किया जाता है, इसमें सरफेस ब्लास्टिंग करवाई जाती है। ठीक है, सरफेस ब्लास्टिंग के होने से क्या होगा, इसके अंदर क्रैक्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। ये देख सकते हैं हम यहाँ पर क्रैक्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। क्रैक्स जब प्रोड्यूस होंगे, अब हम जब इसके ऊपर पानी को स्प्रिंकल करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये पानी इन क्रैक्स के अंदर जाएगा, और इन जो ड्रिल्ड पैसेजेस हैं यहाँ से पानी होता हुआ यहाँ से, मतलब कि वो जो मेटल्स हैं उनके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, ये आ जाएगा, इसके नीचे कलेक्ट हो जाएगा, यहाँ से फिर वही बात कि इसको क्या किया जाएगा, इसको पानी को जो है रिसाइकल कर लिया जाएगा, रीयूज़ कर लिया जाएगा, और जो वो थे अंदर से हमारे मेटल्स निकले हैं उनको हम जो है वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 हमारे प्रोसेसेस थे, बहुत इजी थे, स्लॉ ब्लीचिंग, हीप ब्लीचिंग और इन सिटू लीचिंग। तो लीचिंग के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, बायो लीचिंग के अंदर एक तो ये कि इसकी डेफिनेशन के और से हम मेटल्स को इसके थ्रू एक्सट्रैक्ट करवाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा माइक्रोऑर्गेनिज्म्स इसमें कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, इसमें 2 हमने टाइप्स पढ़ी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और उसके बाद हमने इसके 3 मेथड्स पढ़े, स्लो, हीप और इन सिटू। नेक्स्ट है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, पहले 2 के अंदर तो हमने हैवी मेटल्स को समझने डिग्रेड किया। अब बायो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या है कि हैवी मेटल्स को डिग्रेड करना इतना आसान चूँकि नहीं होता, तो इसलिए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक स्टेट से इसको दूसरी स्टेट में हम कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इसको एक ऑक्सीडेशन स्टेट से दूसरी के अंदर हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। अब वो किस तरह से करते हैं, वो हम जिस प्रोसेस में करते हैं उसको हम कहते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। और इस प्रोसेस के लिए भी चूँकि हम ये बायो रेमेडिएशन के अंदर बात करें तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स तो ज़रूर होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स बहुत सारी ऐसी बायो ट्रांसफॉर्मेशंस करवाते हैं जो कि मेटल्स की, मतलब बायो ट्रांसफॉर्मेशंस करवाते हैं रेडियो न्यूक्लियाइड्स की। तो इससे जो कंटेमिनेटेड वेस्ट होता है जिसके अंदर मेटल्स होते हैं, रेडियो न्यूक्लियाइड्स होते हैं, उसको हम ट्रीट करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं ये कौन से 3 हम कह सकते हैं प्रोसेसेस से होती हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसमें हो सकते हैं, रिडक्शन रिएक्शन हो सकते हैं, और एल्काइलेशन रिएक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फेरस और मैंगनीज आयंस को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन से डिपॉजिट करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर जैसे हमने बात की माइक्रोऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ। ठीक है, फेरस और मैंगनीज आयंस को ऑक्सीडेशन से ट्रांसफॉर्म करवाया जा सकता है, जैसे मैंने आपको भी पहले बताया, ये इनकी प्रेसिपिटेशन से। और इसमें जो बैक्टीरिया यूज़ हो रहे हैं वो कौन से यूज़ हो रहे हैं, हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमने एग्जांपल पढ़ ली लेप्टोथ्रिक्स की। और इसके अलावा फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ तो जैसे हमने पहले कहा यूज़ हो रहे हैं। तो बैक्टीरिया इसमें कौन से वाले यूज़ हो रहे हैं, हेटेरोट्रोफिक यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा ये कैडमियम, कॉपर वगैरह, ये सारे जो आयंस हैं इनको भी ऑक्सीडेशन से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, और इसके अंदर जो बैक्टीरिया यूज़ हो रहे हैं वो हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया या मिनरल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, जो हमने पहले अभी जिन बैक्टीरिया की बात की थी, थायोबैसिलस फेरोक्सीडेंस। ठीक है, और सोलुबलाइजेशन जो है वो किस तरह से होती है, वो या तो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन, मेटल की डायरेक्ट ऑक्सीडेशन से भी हो जाती है, और या फिर इनडायरेक्टली भी होती है जो है वो प्रोडक्ट से केमिकल ऑक्सीडेशन से। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन। रिडक्शन के अंदर क्या है, जो ऑक्सीडाइज मेटल कंपाउंड्स हैं उनको हम उनका हम क्या कह सकते हैं, उनकी हम रिडक्शन करवा देते हैं। किस तरह से, उनका जो चार्ज है उसको हम क्या कहते हैं, उसको डिक्रीज़ करवा सकते हैं। ठीक है, और मेटल एलिमेंट जो है वो रिलीज़ हो जाता है। तो रिडक्शन ऑफ oxidized metal compounds can be catalyzed by microorganism either resulting in partial decrease in charge of metals or in the release of metal element। तो जो microorganisms हैं जब ये रिडक्शन करवाएंगे तो उसकी वजह से एक तो यहाँ तो चार्ज डिक्रीज हो जाएगा, और यहाँ फिर जो है मेटल एलिमेंट ही रिलीज हो जाएगा। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, मरकरी, आयरन, मैंगनीज, सेलेनियम,
आर्सेनिक, टेलुरियम, ये सारे जो हैं इस तरह से रिड्यूस हो सकते हैं और ये ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों तरह के बैक्टीरिया और फंजाई के थ्रू ये होते हैं। ठीक है, लास्ट वाले में हमने ऑक्सीडेशन में हमने हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया पढ़े थे। नेक्स्ट इसमें ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों तरह के बैक्टीरिया और फंजाई यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट है अल्काइलेशन। दूसरे मेटल जैसे कि टिन, सेलेनियम, लेड वगैरह, इनको हम वोलेटिलाइज करवा सकते हैं, क्या कहते हैं, अल्काइलेटेड मेटल्स बना के। ठीक है, अब होता क्या है कि इसके अंदर हम कौन से बैक्टीरिया यूज़ कर रहे हैं, इसमें हेटरोट्रॉफिक यूज़ कर रहे हैं बैक्टीरिया। ठीक है, यहाँ पर हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, एल्गी और फंजाई। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं। और इसके अंदर क्या है कि हम ये कहते हैं कि जो अल्काइलेशन रिएक्शंस होते हैं ये मेटल डिटॉक्सिफिकेशन मैकेनिज्म्स होते हैं। ठीक है, सिंपली ये मेटल को डिटॉक्सिफाई करते हैं, उसको लेस टॉक्सिक बनाते हैं और यही हमने काम करना है इसके अंदर कि उसको लेस टॉक्सिक बनाना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा था हमारा बायो ट्रांसफॉर्मेशन का। जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक है, लेकिन हमने इसमें से सिर्फ मेन पॉइंट्स इसके अंदर पढ़ लिए ताकि हमारा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कवर हो जाए। तो एक बार हम सारा जो है हम रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बायोसॉर्प्शन पढ़ा। बायोसॉर्प्शन के अंदर क्या था कि एक्यूमुलेट हो जाते हैं हैवी मेटल्स, किसमें, ये वेस्ट वाटर के, ज़्यादातर ये वेस्ट वाटर के अंदर इसको, इस वाले प्रोसेस को यूज़ किया जाता है वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, इसमें एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया पढ़े थे। उसके अलावा हमने स्टेप्स इसमें देखे, पहले मेटल आयंस एब्जॉर्ब हो जाएंगे, उसके बाद वो पेनिट्रेट कर जाएंगे। फिर बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी की हमने बात की थी कि उनकी जो सेल वॉल होती हैं उसमें फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे होते हैं कि वो उसको बाइंड कर लेते हैं। ठीक है, फिर बायो लीचिंग हमने देखा कि ये ओर्स से मेटल को इसके थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हमने 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़े जो मेन कॉमनली ज़्यादा यूज़ होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैक्टीरिया लीचिंग पढ़ी। डायरेक्ट के अंदर क्या था, वो बैक्टीरिया डायरेक्टली खुद ही कर रहा था, और इनडायरेक्ट के अंदर क्या है कि वो पहले एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाता है और वो फिर आगे जाके मेटल के साथ रिएक्ट करता है। 3 इसमें हमने मेथड्स पढ़े, स्लो ब्लीचिंग जिसमें स्लो बनाई जाती है। ठीक है, और बाकी सारा प्रोसेस वही होता है कि ऊपर से उसको स्प्रिंकल करके वाटर को नीचे से कलेक्ट कर लिया जाता है। हीप ब्लीचिंग के अंदर क्या है कि हीप एक ढेर सा बनाया जाता है, और इन सिटू ब्लीचिंग के अंदर क्या है कि जो और है उसकी अपनी नेचुरल जगह पर ही ये काम होता है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमने क्या कहा कि इसके अंदर हम जो कंटेमिनेटेड वेस्ट, जैसे कि हैवी मेटल्स वाला, रेडियो न्यूक्लाइड वाला कंटेमिनेटेड वेस्ट है, उसमें वहाँ पर ये प्रोसेस यूज़ करते हैं, और इसमें क्या एक ऑक्सीडेशन स्टेट से दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं हैवी मेटल्स को। ठीक है, उसको लेस टॉक्सिक करने के लिए। इसमें हमने 3 पढ़े, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, रिडक्शन और अल्काइलेशन। तीनों में हमने कहा कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स यूज़ हो रहे हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के अंदर हमने कहा कि हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं, बाकी सारी चीज़ें तकरीबन वही वाली हैं। ठीक है, कि कौन से हैं हमारे फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ वगैरह। उसके अलावा ऑक्सीडेशन के अंदर हमने फेरस और मैंगनीज के अंदर हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं, और नेक्स्ट आगे जो ये कैडमियम वगैरह है इनके लिए ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, और रिडक्शन के अंदर क्या है, दोनों तरह के बैक्टीरिया यूज़ होते हैं, और अल्काइलेशन के अंदर क्या है कि हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया यूज़ होते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक सारा, treatment of radionuclides and heavy metals, microbial treatment of radionuclides and heavy metals। तो अगर आपको इसकी समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अपने फेलोज़ वगैरह के साथ शेयर करें। थैंक यू।